नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की सीरीज़ में हमने इसके पहले देखा था कि जो पोषक तत्व होते हैं आपके उसमें या पेड़ पौधे होते हैं उसमें किस चीज़ों की कमी होती है तो क्या होता है, किन चीज़ों की ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो क्या हो जाएगा, उन सारे लक्षणों को देखा हमने। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, क्लोरीन, इन सारे तत्वों के विषय में हमने जाना अच्छे से डिटेल में कि इनकी कमी से क्या होगा, इनके रहने पे क्या होगा, इनके न रहने पे क्या होगा। ठीक, अभी हम उसके आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कृषि में, उसके अंतर्गत ही पौधे का पोषण के बारे में जानकारी। आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तो कह रहे हैं पौधों के पोषक तत्व रासायनिक, ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं रासायनिक तत्व हैं जो पौधों के स्वास्थ्य के पोषण के लिए आवश्यक हैं। भाई ये तो कॉमन बात है ना, ये जो बता रहे हैं कोई नई बात नहीं बता रहे। भाई जो तत्व हमने बात की वो रासायनिक तत्व हैं, वो जरूरी है पोषण के लिए। जैसे हमको अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी तो जरूरत होगी। वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। पौधों या पौधे के पोषक तत्व तीन श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, जो पौधे के पोषक तत्व होते हैं वो तीन श्रेणियों में आते हैं। ये सभी एक पौधे की जरूरत पर आधारित होते हैं, न कि व्यक्तिगत तत्वों के महत्व पर। प्रत्येक पौधे के पोषक तत्व पौधे के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए ये बहुत कॉमन बात निकल के चल रही है, ये आप सब जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जब स्टेटमेंट में आएगा तो आप कर भी ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां पे लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन एक अच्छी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, वहां पे मैं लिख दूंगा और हमेशा से लिखता जैसा आया हूँ। ये कह रहा है कि पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से मिट्टी से आवश्यक तत्व और हवा, मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर ऊपर ले लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों का उत्थान रासायन विनिमय द्वारा किया जाता है। ध्यान से, मिट्टी में पोषक तत्वों का उत्थान रासायन विनिमय द्वारा किया जाता है, जिनमें जड़ के बाल हाइड्रोजन आयन H+ को प्रोटॉन पंपों के माध्यम से मिट्टी में पंप मतलब खींच लेता है ऊपर की तरफ। यह हाइड्रोजन आयन नकारात्मक रूप से शोषित मिट्टी के कणों से जुड़े पिंजरों को विस्थापित करते हैं ताकि वे जड़ से उखड़ने के लिए पिंजरे उपलब्ध हों। पत्तियों में जो रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड में लेने, रंध्र मतलब जो होता है कि जैसे पत्तियां क्या होती हैं, जो पत्तियां ऐसे बंद होती है ना, देखो बीच बीच में आपने लकीर टाइप की बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये लकीर है, ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा तो पत्तियां इस टाइप में होती है ना, ठीक, इस टाइप की होती हैं ऐसे। ठीक, अब कुछ होती हैं ऐसे ही होती हैं, तो बीच बीच में ना ये किनारे किनारे पर मोटी बीच में रंध्र टाइप की होती है। रंध्र मतलब बीच में पत्तियां खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, उन्हीं में से अपने सारे प्रोग्राम को वो डिसाइड करती हैं। तो ये कह रहा है पत्तियों में रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए खोलते हैं। जैसे ये होता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का उपयोग कार्बन स्रोतों के रूप में किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि जड़, विशेष रूप से जड़बाल पोषक तत्वों के तेज के लिए आवश्यक अंग है। जड़ की संरचना वास्तुकला पोषक तत्व की दर को बदल सकती है। आगे कह रहे हैं कि पोषक तत्वों के लिए न्यूट्रिएंट आयनों को रूट स्टेल के केंद्र में ले जाया जाता है, और ताकि पोषक तत्वों का संचालन ऊतकों, जाइलम, फ्लोएम तक पहुंचाया जा सके। मैंने ऊतक भी बता दिया है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये जाइलम जो होता है आपका और फ्लोएम जो होता है ये बेसिकली पानी मतलब वाटर परिवहन का काम करता है, और उसके बाद फिर जो है जो भोजन होता है उस परिवहन का, इन दोनों का काम होता है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, कैथरीन स्ट्रिप स्टेल के बाहर एक सेल की दीवार लेकिन जड़ के भीतर पानी और पोषक तत्वों के निष्क्रिय प्रभाव को रोकता है। पोषक तत्व और पानी के तेज को विनिमय करने में मदद करता है। जाइलम संयंत्र के भीतर पानी और खनिज आयनों को स्थानांतरित करता है। फ्लोएम कार्बनिक अणु परिवहन के लिए खाता है। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, जाइलम जो होता है वो पानी और खनिज आयनों को स्थानांतरित करता है। अब ये समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 200% है। मतलब ये मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, पढ़ना इसको जरूरी है। तो जाइलम षड्यंत्र के भीतर पानी और खनिज आयनों को स्थानांतरित करता है, जबकि फ्लोएम कार्बनिक अणु परिवहन के लिए, मतलब खाना परिवहन किसका काम है, फ्लोएम का काम है। जाइलम का काम क्या है, वो है आपका वाटर का, मतलब पानी का। कह रहा है कि पानी की क्षमता एक पौधे के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर पौधे और जानवरों के विपरीत अपने प्रमुख कार्बनिक घटकों की पूरी तरह से अकार्बनिक कच्चे माल से बनाने में सक्षम है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा का उपयोग करके मिट्टी, पानी और उनके वातावरण से बनाए जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आया हो तो बता देता हूँ कि ये है, कह रहे हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो जानवरों के विपरीत अपने प्रमुख कार्बनिक घटकों को पूरी तरह से अकार्बनिक कच्चे माल से बनाने में सक्षम होते हैं। कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे या कार्बनिक पदार्थ से पूरी तरह सक्षम है, जानवर नहीं बना सकते। ठीक वही बता रहा है। पौधों के ऊतकों में पाए जाने वाले 50 से अधिक तत्वों में से केवल 16 को ही सभी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व माना गया है। इन 16 में से 9 माइक्रो न्यूट्रेंट हैं और 7 माइक्रो न्यूट्रेंट हैं। ठीक है, माइक्रो और माइक्रो, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, वही यहाँ पर है। मैक्रो न्यूट्रेंट्स उच्च मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पौधे के सूखे वजन 0.2% से अधिक स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि अधिकांश मैक्रो न्यूट्रेंट कार्बनिक अणुओं के महत्वपूर्ण घटक हैं और अधिकांश की एक से अधिक भूमिका होती है। मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट की एक से अधिक भूमिका होगी। अब ये कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है छोटी मात्रा में, अक्सर विशेष उद्देश्य होते हैं उसकी। ठीक है, 7 ज्ञात माइक्रो न्यूट्रेंट प्रत्येक संयंत्र के सूखे वजन का 0.1% से कम बनाते हैं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंस ये है, माइक्रो बेसिकली क्या होता है, उनकी ज़रूरत कम होती है, किसी एक पक्ष को देख सकता है। लेकिन मैक्रो, जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो 0.2 भार रखते हैं, साथ साथ में बहुपक्षीय होते हैं, विभिन्न प्रकार के भारों को या विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ अन्य तत्व निकल, सिलिकॉन, सोडियम को केवल की बात जहां है वो कह रहा है, केवल की बात कर रहा है, तो केवल में हम लोग देखेंगे कि केवल कुछ पौधों की आवश्यकता, कुछ पौधों के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं, सब के लिए नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सोयाबीन को निकल की आवश्यकता होती है, सोयाबीन की बात कर रहा है और उसको निकल की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर्टिकुलर पूछा जा सकता है। ठीक है, घोड़े की पूंछ को सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, C4 और सीसैम, जिसको CAM बोलते हैं, पौधों को सोडियम की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं मृदा में अब क्रिया, कृषि में अब ये कह रहे हैं, कृषि में नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक कह लीजिए उसी कृषि के अंतर्गत अम्लीय और क्षारीय मृदा। हमने पूरा का पूरा लेक्चर इस पर डिस्कस किया हुआ है, अम्लीयता और क्षारीयता पे, लेकिन फिर से आज यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। मृदा अपक्रिया की बात कर रहे हैं। मृदा अपक्रिया मिट्टी के अम्लीय तथा क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी अम्लीय होगी। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जब किसी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की, मतलब H+ आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो वह मिट्टी अम्लीय होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम, ध्यान सुनिए, पोटेशियम और सोडियम ऋण आयनों की बात कर रहा है, वहां पर प्लस आयनों की बात कर रहे हैं, यहाँ ऋण आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। मृदा अपक्रिया को pH मान से मापते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। आगे कह रहे हैं कि इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में हुआ जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है जहां जल निकास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण, कैपिलरीज एक्शन, जिसको कोशिकाकर्षण को कैपिलरीज एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण और मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी में लवणता की मात्रा काफी बढ़ जाती है। आगे कह रहे हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के बगल किनारे बसे शहर हैं, उसके क्षेत्र की बात कर रहा है,
समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और चूने की। ये एक अंतर क्षेत्रीय मृदा है, अंदर ही अंदर होती है। इसका फैलाव दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान, केरल तट और सुंदरवन तक है। इस क्षेत्र में इस मृदा को नारियल पेड़ के लिए बहुतायत मिलते हैं। यहाँ पर नारियल पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी मृदा अपक्रिया की बात हम लोग कर रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय मृदा की बात हो रही है। कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? पीएच मान 7 होता है उदासीन मृदा, पीएच मान 7 से कम अम्लीय मृदा, पीएच मान 7 से अधिक क्षारीय मृदा। ये सब पढ़ा चुके हैं, सब बता चुके हैं। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, जो कि क्षारीय होता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम का, कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी क्षारीय होगी तो देखा होगा सफेद कलर की रूह ऊपर से जम जाती है, ठीक है, सफेद कलर की मिट्टी होने लगती है। और आपने कभी क्रिकेट या फिर आप गांव से बिलोंग करते हो, देखा होगा जो मैदान खाली पड़े होते हैं वहां पर अक्सर इस टाइप की मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। और सुबह सुबह जाइए तो फूली हुई होगी। वो बेसिकली कौन सी मिट्टी होती है? क्षारीय मिट्टी होती है। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो खेतों में चूने का प्रयोग किया जाता है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जामों के लिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा की बात करें तो गुजरात के कच्छ में पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए। अम्लीय मृदा चाय बगानों के लिए उपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा चाय बगानों जैसे कि असम वगैरह में पाई जाती है। चूना का मृदा पर प्रभाव क्या होता है? रासायनिक प्रभाव क्या होता है? हाइड्रोजन की मात्रा कम कर मिट्टी का पीएच मान वो बढ़ा देती है। हाइड्रोजन की मात्रा जब कम कर देती है तो अम्लीयता घट जाएगी, क्षारीयता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इसके पहले यही तो पढ़ा था भैया कि ऊपर कि जब हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो अम्लीयता होती है, तो अम्लीयता, हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी तो अम्लीयता कम होगी, क्षारीयता ज्यादा होगी। यही तो बोल रहा हूं मैं। एल्युमिनियम मैग्नीज लोहे की घुलनशीलता को कम करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेश की मात्रा को बढ़ा देता है। भौतिक प्रभाव क्या होते हैं? चूने का प्रयोग भूमि की बनावट को अच्छा करता है, जड़ों के में वृद्धि का योगदान देता है। जैविक प्रभाव की बात करें तो चूना डालने से सभी प्रकार के जीवाणु में वृद्धि होती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चूना डालने से हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने से नाइट्रेट और सल्फेट बनाने की क्रिया में वृद्धि होती है। आगे कह रहे हैं कृषि चूना का सही मात्रा का निर्धारण, अगर हम बात करें चूने की जो सही मात्रा का निर्धारण है वो है अम्लीय भूमि को अच्छा बनाने के लिए चूने की कितनी मात्रा डाली जाए, यह प्रयोगशाला में मिट्टी के परीक्षण पर तय करता है। चूने की मात्रा का निर्धारण मुख्यतः चूने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बार बार ये मैं बोल रहा हूं कि चूना मिलाया जाए, तो ये इसलिए बात हो रही है कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि जहां पर अम्लीयता ज्यादा हो वहां पर चूना मिलाया जाए, जहां पर क्षारीयता ज्यादा हो वहां पर कैल्शियम फास्फेट मिलाया जाए, जिसे जिप्सम बोलते हैं गांव में। तो ये चीज हम अम्लीयता को सही करने के लिए चूना मिला रहे हैं। चूने का प्रभाव क्या होगा, रासायनिक प्रभाव क्या होगा, भौतिक प्रभाव क्या होगा, ये हमने ऊपर देख लिया। जैविक प्रभाव क्या होगा। अब चूने की सही मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाए कि अम्लीयता को कम किया जाए, तो वो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि चूने की मात्रा का निर्धारण मुख्यतः चूने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के व्यास, मिट्टी की पीएच मान की संरचना पर निर्भर करता है। साधारणतः अम्लीय भूमि की पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ जाती है। आगे कह रहा है इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। अतः जहां चूने की मांग के हिसाब से चूना भूमि में डाला गया हो वहां 4 से 5 साल तक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उनके हिसाब से डाला गया हो। इस विधि द्वारा चूना डालने से किसानों को एक बार अधिक खर्च करना पड़ेगा, सीधी बात है, पैसा लगेगा। नए खेतों के अनुसार यह पाया गया है कि नए खोजों के अनुसार, खेतों के अनुसार नहीं तो कुछ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मिस्टेक से वर्ड निकल जाते हैं।
तो ध्यान से सुनिएगा कि नई खोज हुई है उसके अनुसार यह पाया गया है कि मात्र 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूना प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में फसल की बुवाई के समय नालियों में डालने से पैदावार में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि चूना कम घुलनशील होता है, इसलिए बारीकी बढ़ाई जा सकती है। चूना प्रयोग की यह विधि कम खर्चीली है, इसे हर साल डालना होता है जब तक भूमि का पीएच मान 6.0 तक न पहुंच जाए, जो एटलीस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, अम्लीय होगा तो आप समझ सकते हैं कि 7 से कम होगा ना, क्षारीय होगा तो 7 से ऊपर होगा, जिससे कृषि व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय मिट्टी की। क्षेत्रीय मिट्टी वह है जैसे ऋतुक्षारिता चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती हैं। स्पष्ट है कि यह मिट्टी या मृदा उस प्रदेश में है जहां उनका ऋतुक्षरण हुआ है। आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी इनके अंतर्गत आती हैं। आज क्षेत्रीय मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ और लोयस मिट्टी, जो दूसरी जगह से लाई जाती हैं। क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी होती है क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जो अपरदन दूतों के निक्षेपण क्रिया से विकसित हुआ हो, अर्थात दूसरे प्रदेश से बहा कर लाई गई हो। हमने बताया यही भी कि जो पहले से बहा कर लाई गई हो, महीन कण हो जिनके, जलोढ़ मिट्टी। अंतः क्षेत्रीय मिट्टी किसे कहते हैं? यदि किसी प्रदेश की चट्टानी रासायनिक ऋतुक्षरण से प्रभावित हो और मुख्यतः विलयन जैसी क्रिया हो तथा वह मिट्टी क्षेत्रीय मिट्टी का विकास होता है। चूना पत्थर मृदा, रेडजीना, टेरारोसा आदि ये मिट्टी हैं। आगे कह रहे हैं कि पीट या जैविक मृदा की बात करें तो दलदली क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी काली, भारी एवं काफी अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब 7 से कम पीएच होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलपी अलीपुंझा जिले के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सुंदरवन डेल्टा और अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें उर्वरक, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो आइए इसी में फर्टिलाइजर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में हम देख लेते हैं तेजी से, क्योंकि देखिए 5 मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा है कि भैया 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो भी बनाओ। अब डेली तो नहीं बनाई जा सकती 5 मिनट की वीडियो ना, तो लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होते हैं, देखने में कठिनाइयाँ भी होगी। हाँ, थोड़ा 15 से 20 मिनट का हो तो ज़्यादा मजा आता है। तो आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजर और ये क्या है, उर्वरक। आपका उर्वरक में क्या है, परिचय, सामान्य परिचय दे देते हैं आपको। रासायनिक विधि से कारखानों में तैयार किया गया पादप पोषक तत्वों को उर्वरक कहा जाता है। पहली चीज तो डेफिनेशन होगी। दूसरा कह रहा है मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो मृदा होती है उसको, उसकी उर्वरक शक्ति को, पैदावार की शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक तत्व माना जाता है। आगे कह रहा है इन्हीं तत्वों की पूर्ति के लिए कृत्रिम खाद, आर्टिफिशियल मैन्यूर का निर्माण किया जाता है, जिसे उर्वरक कहा जाता है। पोषक तत्वों की बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। आगे बात करें माध्यमिक पोषक तत्व कौन से हैं, तो बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, जिंक आदि ये सब कुछ आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन के धीमे निकलने के कारण नीम लेपित यूरिया की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य यूरिया की तुलना में NCU की खपत कम हो जाती है। जो ऊपर मध्यम और मुख्यतः तत्वों के नाम बताएं जल्दी से, इसलिए बता दें कि अभी तो भैया पढ़ाए हैं पूरा, वही तो है और क्या है, अलग थोड़ी ना है। द्रव उर्वरक की बात कर रहे हैं तो कुछ उर्वरक द्रव रूप में मिलते हैं जिन्हें सिंचाई के रूप में जल में मिला दिया जाता है। कुछ द्रव्य उर्वरक का विशेष यंत्र द्वारा छिड़काव भी होता है। अमोनिया, एनहाइड्राइड्स, नाइट्रोजन प्रिय द्रव बाजार में होता है। काइनाइड्स की बात करते हैं, काइनाइड्स की बात करें तो यह पोटेशियम क्लोराइड्स और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण है। इसमें 12% पोटेशियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का मृदा पर क्षारीय प्रभाव होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक होती है। बायूरेट की बात करें तो बायूरेट यूरिया खाद में पाया जाने वाला एक रसायन है जो अति अल्प मात्रा में पौधे या पौधों के लिए लाभकारी होता है। यूरिया में इसकी मात्रा 0.2% होनी चाहिए, किंतु 0.8% तक की मात्रा हानिकारक नहीं है। अमोनिया क्लोराइड की बात करें
तो मृदा में सर्वाधिक अम्लीय प्रभाव छोड़ने वाला अमोनिया क्लोराइड की मात्रा 25% तक होनी चाहिए। एनपीके अनुपात की बात करें तो कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में प्राथमिक उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना ही लाभकारी है। भारत के लिए अनुपात 4:1 है, किंतु समग्र रूप में यह अनुपात लगातार विवाद में रहा है। भूमि सुधारक सॉइल अमेंडमेंट की बात करें तो भूमि सुधारकों से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जो कि मिट्टी की दशा में सुधार लाकर उसे न सिर्फ संवर्धित करते हैं बल्कि पैदावार की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे क्षारीय, लवणीय, ऊसर भूमि में सुधार लाने के लिए जिप्सम और पायराइट का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्लीय भूमि सुधार के लिए कैल्सिक चूना, हमने बताया ना इसके पहले, चूने का या बुझा हुआ चूने का प्रयोग करते हैं जिसका फार्मूला CaCO और CaO होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें जैव उर्वरक की बात करते हैं। क्या कह रहा है, बायो फर्टिलाइजर। तो जैव उर्वरक में क्या होता है, जैव उर्वरक का कृषि क्षेत्र में विशेष महत्व है और आजकल जैव उर्वरक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि कृषि के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में इनकी विशेष उपयोगिता होती है। ये उर्वरक वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और भूमि में पाई जाने वाली फास्फोरस को पौधों तक पहुंचाने में मतलब बहुत विशेष योगदान देते हैं और कृषि को संवर्धित करते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा मिट्टी में पाए जाने वाले फास्फोरस को अधिक घुलनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उर्वरक हार्मोन्स और अम्लों का निर्माण कर पौधों को पोषण प्रदान करते हैं तथा मिट्टी को उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। जैव उर्वरक के प्रयोग से 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत प्रति हेक्टेयर की जा सकती है। जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया हैं। यहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली आया भी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इतनी दूर का ही पॉइंट याद रखिएगा। जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत क्या हैं, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, बस इतना याद रखिए, यूपीएससी इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। इन जीवाणुओं को कार्बनिक पदार्थों की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है और ताकि वे नाइट्रोजन के साथ स्थिरीकरण का कार्य खूबी से कर सके। नीलहरित शैवाल की बात करें तो नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, एक कोशिकीय तंतु के आकार के जीवाणु होते हैं। धान के लिए अत्यधिक लाभदायक या शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, हरी खाद की बात करें तो हरी खाद के उपयोग में मृदा में अनेक लाभकारी तत्वों को उपलब्धता बढ़ जाती है। हरी खाद के लिए लैचा तथा सनई की फसल सर्वाधिक उपयोगी होती है। बाद में उन्हीं को उनमें गला करके बेसिकली हरी खाद बना दी जाती है। धान के लिए कुशल किसान इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक का लाभ मिलता है। धान, गेहूं फसल चक्र अपने से प्रतिवर्ष मिट्टी में गंधक और सूक्ष्म तत्वों जैसे जस्ता, तांबा, लोहा की सप्लाई स्वतः होती रहती है। एंजोला क्या होता है, एंजोला के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, एंजोला तीव्र गति से बढ़ने वाला घास वर्ग का पौधा है जो तालाब में ठंडे पानी में होता है। इनमें सहजीवी के रूप में एंजोली एवं एनाबीना शैवाल पाए जाते हैं। धान की फसल में इसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहे हैं एंजोला एक फर्न है जिसमें एनाबीना एंजोली नामक सहजीवी शैवाल होते हैं जो नाइट्रेट स्थिरीकरण के साथ साथ मृदा के भौतिक गुणों में परिवर्तन लाता है। इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता ज्यादा होती है। एजोनोबैक्टर की बात करें तो एजोबैक्टर नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण यह जैव उर्वरक एजोबैक्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे या विविध पोषी जीवाणु होते हैं। एजोस्पाइरिलम क्या है, एजोस्पाइरिलम के जीवाणु विविध पोषी होते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। राइबोजियम क्या होता है, राइबोजियम दलहनी फसलों के जड़ों में ग्रंथियों के रूप में रहता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त कर एकत्र करता है तथा अपनी ग्रंथियों में उपस्थित नाइट्रोजीनेन या हाइड्रोजीनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का अवकरण करता है। माइक्रोराजा की बात करें तो माइकोराजा एक प्रकार की फफूंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फफूंदी, जो पौधों की जड़ों पर जालनुमा संरचना बनाती हुई मृदा में काफी अंदर तक प्रवेश कर जाती है। आगे क्या कह रहे हैं,
आगे हमारा जो भी पॉइंट है, जैसे इसमें है फास्फोबैक्टीरियन और फ्रैंक्रिया, साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक में, ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक मिनट देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, हम देख लेते हैं, इसमें ही देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो फास्फोबैक्टीरियन की बात करें तो फास्फोबैक्टीरियन फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। इससे पौधे के लिए अति लाभदायक तत्व फास्फोरस की प्राप्ति होती है। फ्रैंक्रिया की बात करें तो दलहनी फसलों के अलावा अनेक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों में या गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का निर्माण फैक्ट्रियन नामक फफूंद द्वारा होता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। आगे उपयुक्त जीवाणु के अलावा बैक्टीरिया, क्लासिटीडियम और डार्क्सिया आदि भूमित्र जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं। ये सब भूमित्र हैं, नीचे पाए जाते हैं मृदा में। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, गोबर गैस, अब आगे नीचे एक हेडिंग है बायोगैस संयंत्र से प्राप्त जैव उर्वरक की बात करें तो इसमें कहा गया है गोबर गैस बायोगैस संयंत्र में होने वाला गोबर तथा अन्य जैव पदार्थ उपयोग के बाद कृषि में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपशिष्ट के रूप में पाया जाने वाला यह पदार्थ सामान्य गोबर से कई गुना अधिक लाभकारी होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा जो होती है 1.1% होती है। गोबर की खाद एवं कंपोस्ट खाद, गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखा होगा गांव में इस टाइप की खादें बहुत बनाई जाती हैं। और पास जानते हैं, अगर गांव से हैं तो आप जानते होंगे गांव में पाश होती थी, उनको हमने खुद बचपन में उसको ले जाकर खेतों में फेंका है और वहां पर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता था और उससे पैदावार बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, तो ये कह रहा है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद हमारे देश में सदियों से प्रयोग की जा रही है। इस को तैयार करने की नई और अधिक प्रभावशाली विधि नारायण देव पंधारी पांडे द्वारा विकसित की गई है। इसे नाडेप कहा जाता है। इस खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक स्थिति तेजी सुधरती है, मिट्टी के कणों को बांध कर रखने में भी सहायक होते हैं। और भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न फसलों के अवशेष, भूसा, पुआल, जड़ें, डंठल इत्यादि का उत्पादन लगभग 32 करोड़ टन में होता है। हार्वेस्टर से फसल की कटाई करने पर ये पदार्थ खेत में ही रह जाते हैं और अगली फसल के लिए खाद पर काम करते हैं। इन पदार्थों में नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस तथा ऑक्सीजन 0.6% और पोटेशियम 1.5% पाया जाता है। धान गेहूं फसल चक्र में धान की कटाई के बाद तथा गेहूं की बुवाई हेतु जीरो टीलेज का प्रयोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है आजकल। इस प्रणाली में धान के लुट मिट्टी में ही दबाए दिए जाते हैं, जो खड़े होते हैं कटाई के बाद उनको उसी के अंदर मिट्टी के अंदर दबा करके और ट्रैक्टर चला दिया जाता है उस पर। गेहूं की बुवाई में व्यय भी कम आता है। वर्मिंग कंपोस्ट की बात करें तो वर्मिंग कंपोस्ट भी इसे कहा जाता है। इसे खाद को बनाने में गोबर, वनस्पतियां, फसल के अवशेष, पशु ग्रहों और कुकुरेट ग्रहों के खरपतवार इत्यादि को केचुए के साथ मिलाकर संरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। केचुओं द्वारा इन पदार्थों को खाकर मल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, जो उत्तम खाद होती है। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा 1.2 से लेकर के वो 1.6% या 1.8 से 2% के बीच होती है। कृषि के लिए यह सबसे उत्तम और पर्यावरण मित्र खाद मानी जाती है। और उल्लेखनीय है कि केचुए कृषि के लिए लाभदायक होते हैं और इन्हें प्राकृतिक हलवा भी कहा जाता है, जिस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो जो हमने बताया। अब आगे खरपतवार देखेंगे, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।